हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुए एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जैसे जो रिलेट करेगा प्रीपोजिशन से। तो आज हम देखेंगे प्रीपोजिशन के जो प्रैक्टिस सेट का हमारा पार्ट चल रहा था, उस पार्ट को और आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके बीच में कुछ सेंटेंसेस को लेकर के आया हूँ, जिस सेंटेंसेस में आपको फिक्स प्रीपोजिशंस की बातें बताऊँगा और किस प्रकार से आप विद ऑप्शन करेक्ट कर पाएंगे अपने प्रीपोजिशन को। इसी बात पे हमें आज बात करनी है, ताकि एग्जाम में जो हमको 4 ऑप्शन मिलते हैं उन 4 ऑप्शन को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, यानी किस प्रकार से अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे। और उस सिलेक्शन के लिए आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आज बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक यदि आपको कंप्लीट सीखना है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने पहले से ही आपके लिए लिख रखा हुआ है, पूरा ऑप्शन के साथ बनाया हुआ है। और हम लोग टोटल आज 16 सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, नहीं तो 16 प्रीपोजिशन आपको फिल इन द ब्लैंक के रूप में भर के दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ कैसे हम भरेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, तो बिल्कुल आपने सही पढ़ा हुआ है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन मतलब कि आपको वो वाली प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है जो सबसे ज़्यादा उचित है, जो सबसे ज़्यादा सही है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, फर्स्ट वन की बात करूँ, तो फर्स्ट सेंटेंस मेरे पास आता है इस प्रकार से, सी स्माइल्ड मतलब वह मुस्कुराई, माई मिस्टेक अर्थात कहना है कि वो मेरी गलतियों पर मुस्कुराई। किस पे मुस्कुराई है? मेरे गलतियों पे मुस्कुराई। भाई ठीक है, वो मेरे गलतियों पे मुस्कुराए या कुछ भी करे, बट मुझे तो प्रीपोजिशन सही करना है। तो ये अब यहाँ पे देखिए, आन की कंडीशन आपको जब जाके डिटेल पढ़ेंगे तो मिल जाएगा उसमें। अपान की भी मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ और एट का प्रयोग मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे सारे प्रीपोजिशन आपको 1 बाय 1 आपको मेरे वीडियोज़ में मिल जाएंगे। अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीपोजिशन की, तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं। डिवाइन इंग्लिश मंत्रा के नाम से अगर आप सर्च करते हैं और उसमें प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो आपको प्रीपोजिशन नामक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें प्रीपोजिशन का डिटेल आपको मिलेगा। एक एक प्रीपोजिशन के बारे में मैंने बताया हुआ विद डिटेल आपको वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मिल जाएगा। और उसके बाद साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मतलब जो हमने प्रैक्टिस वाली वीडियोस बनाई हैं। तो उसमें आप देखिए, आज के लिए अगर मैं देखूं यहाँ पे स्माइल की बात करूं, तो स्माइल के साथ अगर देखा जाए तो सीधा सीधा आपका ना आन आएगा, ना अपान आएगा, ना ओवर आएगा, बिकॉज यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन की बात की जाती है। तो यहाँ पे हमारा आएगा यहाँ पे हम लोगे अपना वाला ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है सही करने के लिए, वो रहेगा स्माइल के साथ आप हमेशा लगाएंगे एट। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है कि सी स्माइल एट माई मिस्टेक, अर्थात वो मेरी गलतियों पे मुस्कुराई है। तो ठीक है, वो मुस्कुराए या कुछ भी करे, मेरा तो ऑप्शन सही होता है नंबर डी। यानी कौन सा सही हो गया? डी, क्योंकि उसमें एट हुआ। तो इस प्रकार से आप पहला प्रीपोजिशन सही करने में सफल होते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले पे। यानी ये कहता है सेकंड नंबर के, आई रिजॉइस्ड मतलब मैं खुश हुआ, आनंदित हुआ। हर सक्सेस मतलब उसकी सफलता पे मैं खुश हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिजॉइस के साथ होता है, दो चीजें आती है कि अगर आप किसी दूसरे की सफलता पे मतलब प्रसन्नचित होते हैं तो आप रिजॉइस एट का प्रयोग करेंगे। बट कभी अगर ऐसा होता है कि आप अपनी खुशियों पे मतलब प्रसन्नचित होते हैं और आप अपने लिए रिजॉइस का वर्ड का यूज करेंगे, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा, आपको लगाना पड़ेगा इन, रिजॉइस इन। बट ओवरऑल अभी वो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने क्लियर कराने की बात की है कि अगर आप किसी दूसरे के कामों पे खुश होते हैं तो आप रिजॉइस एट का प्रयोग करेंगे। बट अगर आप अपने ही पे खुश हो जाते हैं तो आप रिजॉइस के साथ इन लगाना नहीं भूलेंगे। तो जिस चीज़ को देखिए, तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर भी आपका आंसर आएगा एट, क्योंकि रिजॉइस के साथ लगता है एट व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर्स, तो जब हम दूसरे के बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सही होते नजर आएगा आपका सी। तो ये आप यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी, बिकॉज आप यूज करेंगे रिजॉइस के साथ आप एट का प्रयोग करेंगे और बिल्कुल बेफिक्र होकर के करेंगे, तो आपका सही होना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा आता है। इस प्रकार ये है, ही वॉज ओवरहेल्म्ड। ओवरहेल्म्ड का मतलब होता है कि भाव विह्वल होना। तो सारो, अब जाहिर सी बात है कि जब किसी के पास कोई सारो आएगा तो वो भाव विह्वल तो हो ही जाता है। तो भाव विह्वल हो जाता है तो ठीक है, वो हो जाए, लेकिन हमें जो प्रीपोजिशन सही करना है वो हमारा प्रीपोजिशन सही होने वाला है ओवरहेल्म्ड के साथ। क्या लगेगा? तो ओवरहेल्म्ड के साथ हम लगाते हैं विद। क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से अगर पढ़ा जाए कि ही वॉज ओवरहेल्म्ड मतलब वो
भाव विह्वल हुआ था, विद सारो यानी दुख से क्या हुआ था, भाव विह्वल हुआ था। तो बात तो दुख से भाव विह्वल हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क इस बात का जरूर पड़ता है कि ओवरहेल्म्ड के साथ प्रीपोजिशन कौन सी सही होगी। तो आप आज की बात याद रख सकते हैं कि ओवरहेल्म्ड के साथ आपकी प्रीपोजिशन विद रहती है सही, तो विद सही है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही होता है डी। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए इसी के साथ हम और भी आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे हम बात करने वाले हैं इट इज़ नीडलेस। मतलब ये क्या है ना, आवश्यकता विहीन। नीड मतलब आवश्यकता होती है, तो यहाँ हो गया कि ये आवश्यकता विहीन है। टू लॉमेंट मतलब विलाप करना, द डेड मतलब मृत्यु पे। ये कह रहा है कि मृत्यु पे विलाप करना, डेड अर्थात मरे हुए पे विलाप करना नीडलेस है, आवश्यकता विहीन है, क्योंकि वो मिलने वाला तो है नहीं। कितना भी रो लो, 10 दिन रो लो, 20 दिन रो लो, जितना भी मन चाहे रो लो, बट यू कांट रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द डेड। जो डेड है तो उससे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो दैट इज भाई यहाँ पे ये सेंटेंस बता रहा है आपको इट इज नीडलेस, मतलब ये क्या है, बेकार, मतलब आवश्यकता विहीन है। और टू लमेंट मतलब विलाप करना, किस पे, द डेड यानी मृत पे विलाप करना आवश्यकता विहीन है। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो प्रीपोजिशन सही करना है। तो देखिए लामेंट टू, नेवर, लामेंट आप भी नहीं हो सकता, लामेंट के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे भाव से चुन भी नहीं सकते आप। रीजन है कि यहाँ पे फिक्स फॉर एवर चलता है, तो लामेंट के साथ आप नहीं भूलेंगे FOR। क्या नहीं भूलेंगे, FOR। लामेंट के साथ याद रखेंगे आप FOR, लामेंट फार का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही नजर आएगा आपको सी। तो याद रखेंगे आपका लामेंट फार सही होता है यहाँ पे 4 नंबर पे। तो चलिए दोस्तों, आपने 4 नंबर तक तो बहुत ही बढ़िया से कर लिया है। तो विचार किस बात का करना है, क्यों ना 5वें नंबर पे करें। तो चलिए देखिए 5वां हमारे पास क्या है। 5वां इस प्रकार आता है आपके सामने कि वी वर डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का अर्थ होता है वंचित होना, ठीक है। अवर फ्रीडम, अब हम ये कह रहे हैं कि हम अपने स्वतंत्रता से वंचित थे। जाहिर सी बात है, हम अपनी स्वतंत्रता से वंचित थे, स्वतंत्रता से वंचित थे। अब देखिए अगर आप से की अंग्रेजी निकालेंगे क्या लगाएंगे, फ्रॉम, या आप से की अंग्रेजी निकालेंगे तो टू लगा सकते हैं, बट ना आपका टू काम आएगा ना आपका फ्रॉम काम आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ द वर्ब। तो वर्ब के साथ जो हमारे पास फिक्स प्रीपोजिशन है डिप्राइव, डिप्राइव के साथ आप याद रखेंगे ऑफ, डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव ऑफ, ऐसा रट्टा मार लीजिए, कभी नहीं गलत होगा, आप हमेशा सही करके आएंगे। और ये बहुत ही प्रचलित प्रीपोजिशंस हैं जो वर्ब के साथ चलने वाली है। तो डिप्राइव ऑफ, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही होते नजर आएगा आपको। डिप्राइव ऑफ लगाए हैं तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अब चलते हैं हम लोग नंबर नेक्स्ट पे। नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आएगा 6। तो 6 पे हमने क्या लिखा है जरा इस पे देखेंगे। आवर पब्लिशर, हमारा जो प्रकाशित करने वाला होता है, इज एक्स्टम्ड। एक्स्टम्ड को बोला जाए तो आदती हो गया है। किस बात का आदती है, हार्ड लेबर मतलब कठिन परिश्रम का। तो जो हमारा प्रकाशक होता है वो कठिन परिश्रम का आदती है, कठिन परिश्रम का आदती है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर आप का की अंग्रेजी निकालोगे तो आपको मिल जाएगा ऑफ, या अगर आप ये कहते हो वो कठिन परिश्रम के लिए आदती है तो आपको मिलेगा फार। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि कठिन परिश्रम से आदती है तो बात तो ये गलत हो जाएगी, या तो का आदती हो सकता है या तो के लिए आदती हो सकता है। लेकिन आपका यहाँ न ऑफ काम आएगा, ना फार काम आएगा, ना फ्रॉम काम आएगा। जो काम आने वाला है आपको वो आएगा टू। रीजन है यहाँ पे क्योंकि एक्स्टम के साथ आप हमेशा प्रीपोजिशन लगा सकते हैं टू, बिकॉज इट इज फिक्स फॉर एवर, यानी टू इज फिक्स प्रीपोजिशन फॉर एक्स्टम। तो एक्स्टम के साथ जो प्रीपोजिशन चलेगा वो फिक्स रहेगा आपका टू, तो इसको आप नहीं भूलेंगे। अब इस प्रकार से देखा जाए तो एक्स्टम टू तो हो गया, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है सी। देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा, एक बात मिलेगी जो हमारे सामने आएगी, ही विल इंक्वायर। इंक्वायर मतलब होता है पूछताछ करना, तो ही विल इंक्वायर मतलब वो पूछताछ करेगा। द मैटर किसके बारे में करने वाला है, ये मैटर के बारे में करने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई मैटर के बारे में बात करना हो और इंक्वायर है तो इंक्वायर इनटू लगा दीजिएगा। इंक्वायर इनटू का मतलब होता है किसी भी मामले की जाँच पड़ताल
करना होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा सी। तो हमारा सेंटेंस बन के जो कंप्लीट आया है वो इस प्रकार है, ही विल इंक्वायर इनटू द मैटर, अर्थात हमें ये पता चल गया है कि किसी भी मैटर या किसी भी मामले की में अगर आपको जांच पड़ताल करना है तो उसकी अंग्रेजी होती है इंक्वायर इनटू। अगर सिर्फ इंक्वायर का है तो वो पूछताछ है, लेकिन इंक्वायर इनटू है तो वो जांच पड़ताल से हो जाता है संबंधित। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब 7 नंबर तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इंतजार किस बात का है, 8वें नंबर तक पहुंचते हैं और 8वें नंबर से देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है। तो 8वें नंबर पे हमने जब पहुंचा है तो हमें मिला ये है कि माई वाइफ वॉज टायर्ड। देखिए माई वाइफ अर्थात मेरी पत्नी, वॉज मतलब थी, टायर्ड मतलब क्या थी, थकी हुई थी। किस बात से थक गई थी, वॉक चल कर थक गई थी। अब सोचो फंक्शन में जाएंगे तो ये चलना तो पड़ता है। अब फंक्शन में कोई चलने से पीछे रहता नहीं है क्योंकि वहाँ पे फैशन के आगे कुछ दिखता नहीं है। तो दैट इज रीजन यहाँ पे देखो चल चल के ना मेरी पत्नी का है ना थक गई है, तो चलने से थकी है। तो इस बात का ये प्रतीक होता है कि वो शारीरिक रूप से थकी है, शारीरिक रूप से थकी है। और जब शारीरिक रूप की थकान हो तो आपको यहाँ लगाना पड़ता है ऑफ। क्या लगेगा, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब थकान आपकी शारीरिक रूप से हुई हो तो आप टायर्ड के साथ ऑफ लगाना नहीं भूलेंगे, बिकॉज इट इज फिक्स फॉर एवर होता है कि जब कोई भी शारीरिक रूप से थकेगा तो उसके अंग्रेजी के साथ प्रीपोजिशन जो है टायर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा ऑफ आएगा। तो इसलिए मैंने देखा कि जो मेरी पत्नी थी वो किससे टायर्ड हुई थी, चल चल के थकी थी बेचारी। तो इसकी बेचारी के लिए मैंने क्या लगा दिया भैया, ऑफ लगा दिया, क्योंकि शारीरिक रूप से थकी थी। तो मुझे भी देखिए आप टायर्ड ऑफ का प्रयोग समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट नंबर में लेता हूँ एक और, यहाँ पे करता हूँ गौर कि ही इज टायर्ड। अरे भैया तो फिर से थक गया कोई दूसरा, लेकिन ये वाला जो थका है ना ये पावर्टी से किससे थका है, पावर्टी से नहीं, पावर्टी से थका है। अब पावर्टी से थकने का मतलब कि वो बेचारा गरीबी से तंग आ गया एकदम। कई बार आपने सुना होगा ऐसे समाज में कि गरीबी से तंग आकर के लोग अपने आप को तंग ही कर देते हैं, मतलब ख़त्म से कर लेते हैं। तो दैट इज वो गरीबी से तंग है, मतलब थका हुआ है। और जो मेरी पत्नी थी वो किससे थक रही थी, वो चलने से थकी थी, मतलब शारीरिक रूप से थकी थी। बट ये गरीबी से थका है, ये मानसिक रूप से थक गया है। अब इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, मतलब हाथ पैर रहते हुए काम नहीं करना चाहता, मतलब अपने आप को क्या कर लिया, मतलब कमज़ोर साबित कर लिया। तो दैट इज वो गरीब है, तो गरीबी से थका है। तो याद रखिएगा कि जब कोई मानसिक रूप से थकेगा तो वहाँ का जो टायर्ड होगा और उस टायर्ड का जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा आपका विद। क्या आएगा, विद। तो ये माइनर से डिफरेंट होते हैं, जबकि मैक्सिमम लोगों ने रट्टा मार लिया है ना कि टायर्ड ऑफ। अरे भाई टायर्ड ऑफ तो है, लेकिन थकान तो देखो किससे हुई है। अगर शारीरिक रूप से थकान है ना तो फिर टायर्ड ऑफ लगेगा, लेकिन जब मानसिक रूप से थकान होगी तो फिर आपको लगाना पड़ेगा टायर्ड विद लगाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टायर्ड ऑफ और टायर्ड विद के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। और जब आगे बढ़े हैं तो हमें एक चीज़ और मिला है यहाँ पे जो करना है हमें गौर, नंबर 10। अब नंबर 10 को कर लेते हैं मेंटेन। देखिए जरा यहाँ पे कि ही इंक्वायर्ड मी, ठीक है, ये कहता है ही इंक्वायर्ड मी। अब क्या है फिर मैटर, तो अब यहाँ पे देखा जाए इंक्वायर्ड मी, तो अगर कोई मुझसे पूछे, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति से इंक्वायर है तो वहाँ पे आता है इंक्वायर्ड ऑफ आता है। लेकिन अभी अभी आपने देखा यहाँ पे जो नंबर 7 पे हमने बात किया था कि अगर मैटर की जानकारी लेनी है तो फिर क्या लगाएंगे, मतलब इनटू लगा देंगे। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए इनटू। तो ये हो गया आपका ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, उसने मुझसे इंक्वायरी ली है, लेकिन किसके बारे में ली है, तो इनटू द मैटर, मतलब मामले के बारे में जानकारी ली, मतलब पूछताछ की है। तो अगर किसी से पूछते हैं तो इंक्वायर्ड ऑफ हो जाएगा, लेकिन अगर किसी मामले में के बारे में पूछना हो, किसी मैटर पे पूछना हो, तो आपको लगाना पड़ेगा इंक्वायर इनटू लगाना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इंक्वायर ऑफ कब होगा और इंक्वायर इनटू कब होगा। तो आइए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 11 नंबर हमारे पास है कि सी इज ओब्लाइज्ड।
सी इज ओब्लाइज्ड यू, और फिर योर हेल्प। ओब्लाइज्ड मतलब है कृतज्ञता, ठीक है, कि वो आपकी कृतज्ञ है, और आगे आगे ये भी बताया जा रहा है कि वो आपके हेल्प की मतलब आपकी सहायता की कृतज्ञ है। तो याद रखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब कोई किसी का कृतज्ञ हो, जब कोई किसी के प्रति ओब्लाइज्ड हो, तो उसके लिए आप लगाएंगे टीओ, मतलब टू लगाएंगे। अब लेकिन साथ साथ एक बात और भी है, जब कोई किसी के हेल्प के लिए, जब कोई किसी के हेल्प के लिए अगर ओब्लाइज्ड होता है, तो वहाँ का प्रीपोजिशन आपको लगाना पड़ता है FOR, फॉर। तो इस प्रकार से आपका जो प्रीपोजिशन भर गया, यानी फिल इन द ब्लैंक में भरा गया, वो क्या है कि सी इज ओब्लाइज्ड टू यू फॉर योर हेल्प, अर्थात वह आपकी आभारी है, आपके मतलब कृतज्ञ है, आपकी कृतज्ञ है आपके सहायता के लिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे जो ऑप्शन नंबर सही होते नजर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके पहले वाले में हमने देखा था वहां पर भी क्या ऑप्शन नंबर सही था, सी। तो चलिए अभी हमारे पास और भी कुछ सेंटेंसेस बचे हैं जो आपके सामने इस प्रकार से हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 12 नंबर की बात हम लोग करने वाले हैं। ही इज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का भी मतलब वही होता है कि आपको क्या कि आभारी मानना होता है, कि ही इज ग्रेटफुल मतलब वो आपका क्या है, आभारी है। तो ये कहता है मी, मेरा आभारी है। अब किस बात का, माई हेल्प मतलब मेरी सहायता का। सेम टू सेम बात लगभग है ना, तो देखिए कुछ तो यहाँ सिमिलरिटी है। भैया मेरा आभारी है तो फिर क्या लगेगा, टू, और मेरी सहायता के लिए आभारी है तो क्या लगेगा, फॉर। तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा टू और फॉर। तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन के आपका तैयार होता है इस प्रकार कि ही इज ग्रेटफुल टू मी फॉर माई हेल्प, अर्थात वो मेरा कृतज्ञ है मेरे हेल्प के लिए है। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन नंबर चूज करें तो हमारा ऑप्शन सही नजर होते आएगा आपका ए, क्योंकि देखिए सबसे पहले टू है तो बाद में क्या है, फॉर है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही हो गया ए। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं नंबर नेक्स्ट क्या है। तो नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 13, और 13 में हमने लिखा क्या है, जरा ये आपको दिखा क्या है, देखिए जरा। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ये कह रहे हैं भैया कि आई हैव मैं रखता हूँ, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस मतलब बहुत ज़्यादा अनुभव रखता हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा बोल रही कि मतलब अपने उम्र से भी ज़्यादा रख लिए हुए, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो जरा कि आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस मतलब एक ज़्यादा अनुभव है, थोड़ा सा रख लिए समय से। तो आप किस बात का अनुभव रखते हैं, टीचिंग का रखते हैं भैया, पढ़ाने का रखते हैं। जैसे हम ही मान लो कुछ दिन से तो पढ़ा ही रहे हैं, तो हमारे पास भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन इनके पास ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो अब इनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है किस बात का, टीचिंग का। ये कह रहे हैं ना मेरे पास पढ़ाने का बहुत बड़ा अनुभव है, तो बहुत ज़्यादा अनुभव पढ़ाने का। तो आप सोचोगे, आप ना दिमाग लगाओगे भाई का आ गया, तो जो वो प्रीपोजिशन रटाते हैं ना नॉर्मल वाला, का की के लिए हम लगा देंगे OF मतलब आप लगाएंगे। तो ऐसा करेंगे तो गलत करके आएंगे, ठीक है। तो आप रॉन्ग कर देंगे, तो उस रॉन्ग से बचिए, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन भाव में नहीं बहता है, यहाँ वर्ब के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जो भाव के अनुसार चलता है वो स्पीकिंग में चलेगा, बट आप कंपटीशन वाले हो तो ज़रा देखो ध्यान से। यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर हम भाव से जाएंगे तो आप मिलेगा, लेकिन ये तो सही होगा नहीं। सही जो होगा वो ये वाला होगा, इन टीचिंग। तो एक्सपीरियंस इन टीचिंग होगा, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग नहीं होगा। लेकिन आप मैक्सिमम बार सुने होंगे कि एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर, एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर, ऐसा करके बोलते हैं। तो दैट इज एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इंडिया डिफर्स इंग्लैंड। तो इंडिया है भारत है, मतलब इंडिया का मतलब तो भारत समझ ही रहे हैं। डिफर मतलब होता है भिन्न होता है, इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड। तो यही है कि इंडिया जो है ना वो किससे डिफरेंट है भैया, इंग्लैंड से क्या है ना कि डिफरेंट है मतलब अलग है। तो एक चीज़ याद रखो, डिफरेंट, डिफर के साथ सीधे सीधे आप लगाएंगे फ्रॉम, क्या लगाएंगे, फ्रॉम। तो डिफर फ्रॉम रट्टा मारो ना, ऐसे कभी नहीं गलत होगा, डिफर फ्रॉम, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका 14 नंबर भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास आते हैं 15 और 16, दो ही बचे हुए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। ही इज ब्लाइंड, वो अंधा है, ठीक है, अंधा हो जाए बहरा हो जाए क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो प्रीपोजिशन सही होना चाहिए। तो ही इज ब्लाइंड, वो अंधा है, वन आइड, एक आंख का गायब है। कितने का, एक आंख का, ठीक है। चलो भाई जो गायब है उसके लिए बहुत दुख की बात है, बट हमारे लिए तो प्रीपोजिशन सही करना है। तो हमारा प्रीपोजिशन किस प्रकार से सही हो रहा है देखते हैं। तो कहने का मतलब कि वो एक आंख से
काना है, मतलब एक आंख से गायब है। तो एक आंख से की अंग्रेजी अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा विद, लेकिन ऐसी गलती मत कर देना, लगेगा यहाँ ऑफ। क्या लगेगा? ऑफ। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आइड, भाई वो एक आंख का काना है, यही तो हम भी कहते हैं, नॉर्मली भी कहते हैं कि वो एक आंख का काना है। तो एक आंख का यहाँ भाव से भी काम चल गया और फिक्स वाला भी काम कर गया मेरा कि ब्लाइंड ऑफ वन आइड। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो। हाँ, एक बात यहाँ पे और भी जो मुझे आपको बतानी थी कि हाँ, कोई अगर शारीरिक रूप से ब्लाइंड हो, शारीरिक रूप से ब्लाइंड मतलब कि उसके नज़र रियल में गायब हो, उसे दिख नहीं रहा हो, तो दैट इज वो ब्लाइंड ऑफ होगा। लेकिन आगे चलते हैं। अ फादर इज ब्लाइंड, एक पिता है ना, एक मतलब अ फादर मतलब एक पिता, इज है ब्लाइंड मतलब अंधा हो गया। द फॉल्ट ऑफ हिज सन, अपने बेटे की गलती के प्रति अंधा है, भैया उसको टकाटक दिखता है, एकदम फर्स्ट क्लास दिखता है, लेकिन उसे अपने बेटे की गलती नहीं दिखती है, तो वो भी एक प्रकार का अंधा हुआ। एक तो वो अंधा जिसकी आंख नहीं है, मतलब वो नज़र उसकी कमज़ोर हो गई या तो है ही नहीं है, तो वो तो शारीरिक रूप से अंधा हो गया कि भगवान की दी हुई आंख उसके पास है ही नहीं है, तो वो वाले अंधे के लिए आप ब्लाइंड ऑफ लगाएंगे। लेकिन ऐसा भी व्यक्ति समाज में दिखता है कि जब उसका बेटा गलती करता है तो उस बेटे की गलती उसको नज़र नहीं आती है, तो इस प्रकार के अंधे के लिए आपको ब्लाइंड के साथ लगाना पड़ेगा टू। क्या लगाना पड़ेगा? टू। तो इस बात को याद रखिएगा कि ब्लाइंड के साथ आपको प्रीपोजिशन सतर्कता से लगानी है। यदि कोई वास्तविक ब्लाइंड है, वास्तविक उसकी आंखें खराब हैं, तो ब्लाइंड ऑफ है। लेकिन अगर जिसकी आंखें सही हैं और वो किसी गलती को इग्नोर कर रहा है या किसी चीज़ को नहीं देख पा रहा है, ना देखने का बहाना करता है, तो दैट इज उस वाले अंधे के लिए जो मन का बड़ा है या ऐसे वाला अंधा है, तो उसके लिए आप ब्लाइंड टू लगाएंगे। खास करके ऐसे पिता जो अंधे हो जाते हैं कि अपने बेटे की गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, उन्हें नहीं दिखता है, तो इस वाले अंधों के लिए ना ब्लाइंड टू लगाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रीपोजिशन आज का सेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि बहुत सारे कंट्रास्ट चीज़ें मैंने बताया, जैसे टायर्ड मैंने बताया है और ब्लाइंड को लेकर के बताया है, और इंक्वायर इनटू भी था, ग्रेटफुल था, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। जैसे टायर्ड, स्पेशली मैं दो की बात कर दूँ, टायर्ड और ब्लाइंड की। तो टायर्ड मतलब याद रखिएगा कि शारीरिक रूप से थकेंगे तो ऑफ लगाएंगे, मानसिक रूप से थक जाएंगे तो हम विद लगाएंगे। उसी प्रकार से अगर ब्लाइंड है, वास्तविक अंधा, आंख नहीं है, तो ब्लाइंड ऑफ है। अगर आंख है फिर भी न दिखने का बहाना है, तो ब्लाइंड टू लगाएंगे। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत ही सही प्रीपोजिशन सेलेक्ट करने का तरीका मिल गया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।